और अब मैं हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय संसद सदस्य सुश्री बांसुरी स्वराज जी से आग्रह करूंगी कि वो आएं और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। माननीय संसद सदस्य सुश्री बांसुरी स्वराज जी। थैंक यू। Thank you very much, Rakesh ji, for those very kind words. भारत माता की हम सबके परम आदरणीय हमारे पथ प्रदर्शक लोकसभा में हमारे अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय संतोष पंत जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित बंधुगण, सबसे पहले तो संतोष जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने संगोष्ठी सिंपोजियम का आपने आयोजन करा और अभिनंदन करती हूँ कि आपने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र को चुना इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए। इसलिए आप मुझे बार बार गेस्ट ऑफ ऑनर कहे जा रहे हैं, आप शायद भूल रहे हो मैं तो होस्ट कमेटी की सदस्य हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस संगोष्ठी में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आपने जो कहा है अडॉप्शन टू चेंजिंग लैंडस्केप्स माय विकसित भारत बाय 2047, ये केवल एक शब्दों का समूह नहीं है, ये एक ऐसा जज्बा है जो प्रेरणा देता है नए भारत के निर्माण की। विकसित भारत एक स्वप्न नहीं, एक संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है आपने और हमने एक साथ। भाइयों और बहनों, हम एक ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं और इसके साक्षी बन रहे हैं। हमारा देश जिसकी जड़ें समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में हैं, आज अपने ज्ञान और विज्ञान के कारण और अपने बल पर वैश्विक पटल पर एक अजीब सी एक अग्रसर हो रहा है प्रगति की तरफ और एक क्रांति की तरफ। वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट लक्ष्य रखा है, विकसित भारत बाय 2047, और इस विकसित आत्मनिर्भर समृद्ध राष्ट्र को बनाने की दिशा में बहुत अहम पहल हुई है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में, डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में, और इसी ने विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा भी दी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की आर्थिक शक्ति की और किस तरह भारत में नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से गति मिल रही है। आप जानते हैं आज जब भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है इंडियन इकोनॉमी, विश्व बैंक की यानी वर्ल्ड बैंक की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद यानी कोविड-19 जैसी महामारी के बावजूद, रशिया यूक्रेन की वॉर के बावजूद, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी भारत आज वैश्विक पटल पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरा है। हमारी जीडीपी 8.2% की दर्ज पर वृद्धि हो रही है और देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस प्रकार की योजनाओं के कारण हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन निवेश और डोमेस्टिक निर्यात और आयात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर चीज को बहुत ज्यादा इम्पेटस भी मिल रहा है। आज हम सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि इनोवेशन और निर्माण का केंद्र बन गए हैं। अगर हम तकनीकी क्रांति की बात करें तो डिजिटल और एआई के युग का
एक ध्वजवाहक बनकर भारत उभर रहा है। डिजिटल इंडिया और 5G क्रांति के कारण भारत डिजिटल शक्ति बन चुका है। यूपीआई के जरिए आप देखें 500 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस भारत कर रहा है। AI और मशीन लर्निंग के कारण कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के केंद्रों में और इन क्षेत्रों में एक क्रांति आ रही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के जरिए छोटे व्यापारी को भी वो एक मंच मिल रहा है जहां पर वो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ भी कंपटीशन में आ रहा है। अगर हम बुनियादी ढांचे की बात करें तो भारत विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। PM गति शक्ति के तहत राजमार्गों में, रेलवे में और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स करे जा रहे हैं। सौर और पवन में, इन सब ऊर्जाओं में यानी रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी हो जाए या विंड एनर्जी हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी में नया निवेश आ रहा है और भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे। अब भारत ऊर्जा आयात नहीं बल्कि ऊर्जा निर्यातक बनने की राह पर अग्रसर है। आपने आते ही ये किताब हम सबको सौंपी। इसके 2 पन्ने आपके समक्ष जरूर पढ़ना चाहूंगी। मैंने देखा कि इसमें डॉक्टर शांतनु मलिक का एक आर्टिकल है, एलिमिनेटिंग द कॉलोनियल माइंडसेट एंड द रोल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। पेज 11 पे 6ठे पॉइंट पे डॉक्टर मलिक लिखते हैं, The British often presented a biased view of Indian history, emphasizing their own achievements and portraying India as a land in need of civilizing. This distorted historical narratives and created a skewed understanding of India's past. ये बिल्कुल सही है और मैं 100% इससे सहमत हूँ। शांतनु जी, आपको बहुत बधाई कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे लेके जा रही है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से हटना है, हमें गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ना है। और इसी के तहत आप देखिए कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया में किस प्रकार के क्रांतिकारक नए कानून लाकर एक क्रांति लाई गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये न्याय प्रणाली को अधिक केवल पारदर्शी नहीं बल्कि तेज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पुराने जितने भी लॉज थे, जितने भी कानून थे, वो बनाए गए थे ब्रिटिश राज में, उनके अंदर दमन निहित था। एक आप ये देख लीजिए, जब भी आपका कॉलोनाइजर लॉ बनाएगा तो उसका ध्येय आपको पनिश करना होगा, उसका ध्येय दमन करना होगा। लेकिन जब भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय कानून बनाए गए तो उसका उद्देश्य है रेफॉर्मेशन, उसका उद्देश्य दंड देना नहीं है, उसका उद्देश्य सुधार है। भारत की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो G20 समिट में आप जानते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनकर उभरा और पूरे के पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया कि पूरा विश्व एक परिवार है। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, उनको जरूर कहना चाहूंगी कि CMAs जो हैं, आप वो साइलेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हूँ। अपने उद्बोधन से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे पता चला कि इसरो में चंद्रयान 3 ने जब दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करी तो चंद्रयान 3 की कॉस्टिंग भी आप ही की मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबरान ने करी। 500 साल के संघर्ष के बाद जब हमारे रामलला भव्य राम मंदिर में विराजे तो उस राम मंदिर की कॉस्टिंग भी आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने करी।
हाल ही का जो यूनियन बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत करा संसद के पटल पर, तो उसमें जो स्टंट्स की कॉस्टिंग घटी वो भी आप लोगों के कारण हुई। इसलिए यहाँ बैठी युवा शक्ति को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप पे है, क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो साइलेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंसर है। इसीलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सब बच्चों से कि अपनी इस जिम्मेदारी को पहचानते हुए कृपया अपने कौशल विकास पर और ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं बस एक पृष्ठ और पढ़ना चाहूँगी इस पुस्तक से। शांतनु जी ने बार बार मोदी जी के पंच प्रणों की बात करी। मुझे इतनी खुशी हुई और आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष मैं प्रतिबद्धता यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन की है। मोदी जी के पंच प्रणों के लिए पेज 23 पे ये लिखते हैं, बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस, सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, cost accountants can play a pivotal role in fostering a sense of duty among citizens. Their contributions will not only strengthen the economy, but also the social fabric of the nation, paving the way for a brighter and more prosperous future for India. Together, with a collective sense of duty, India can achieve its vision by becoming a global leader in the Amrit Kaal. मैं पुनः आप सबको बधाई देती हूँ और एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आपके इस मिशन में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रतिबद्धता मैं भी अपनी तरफ से प्रस्तुत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बहुत ही सफल सिंपोजियम की शुभकामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत